Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis of 27th of February 2025. तो आई होप आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने 21 से 26 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे वो सारे डिस्कस किए थे और उसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मिशन पंच के बारे में मैंने आपको बताया, नेसा का मिशन है। इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोग्राम्स, डिलिमिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, जो नई नई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अगर आपने ये न्यूज आर्टिकल्स पढ़े भी हैं 21 से 26 के बीच में तो भी आप देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को विद द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। थोड़ा हम पीछे से ही पढ़ेंगे क्योंकि फ्रंट पेज में सी कोई खबर नहीं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो क्या होता है कि मैं अगर आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँ तो मैं 1 घंटे तक कर सकता हूँ इस न्यूज़पेपर में। ईस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करके, विजेंदर के बारे में डिस्कस करके, सबके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, बट वो मैं नहीं करना चाहता। मेरा एम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेरा एम है आपको वो खबरें देना या वो न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करना आपके साथ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वही हम करेंगे पीछे। फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर विल मूव अहेड, जैसा कि इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेदर बैक टर्टल पानी में तैरता हुआ। अब देखो यूपीएससी की यही खास बात है कि कई बार वो न्यूज आर्टिकल्स नहीं डिस्कस किए जाते हैं जो काफी बड़े बड़े लिखे रहते हैं, लेकिन हम कई बार वो न्यूज आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो केवल एक फोटो बनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी को मजा आता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लेदर बैक टर्टल लिखा हुआ है। तो केवल ये लिखा या इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट होगी। एक तो आपको लोकेशन दिख रही होगी, लोकेशन कौन सी, देखो लिखा है लोखंगा बीच। लोखंगा बीच कहाँ पे लिखा है? इंडोनेशिया। तो एक लोकेशन आप नोट कर लीजिए, लोखंगा बीच इन इंडोनेशिया। दिस इज फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। सेकंड, अब थोड़ा हमको सीखने को पड़ेगा किसके बारे में? लेदर बैक टर्टल के बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट एज वेल। मैं थोड़ा सा आपको लेदर बैक टर्टल के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, लेदर बैक टर्टल के बारे में मैंने लिखा है। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट इसका साइंटिफिक नेम है डर्मोकिलिस कोरिएसिया। याद रखिएगा, डर्मोकिलिस कोरिएक्सिया, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक सी टर्टल जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द टर्टल स्पीशीज एंड इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट लेदरी शेल इंस्टेड ऑफ हार्ड बोनी वन। तो यहाँ इनकी जो शेल होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो सॉफ्ट और लेदरी होती है, ना कि हार्ड और बोनी नहीं होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको सॉफ्ट लेदर बैक टर्टल बोलते हैं। लेदर बैक इस नाम से ही क्लियर है। इट इज अ वेरी हाईली माइग्रेटरी स्पीशीज फाउंड इन ओशंस वर्ल्ड वाइड फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्क्टिक। आर्कटिक से लेकर के एंटार्क्टिक तक आपको ये लेदर बैक टर्टल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। इसका जो साइज होता है, इट कैन ग्रो अप टू 2.4 मीटर्स, यानी कि 8 फीट तक की इसकी लेंथ हो सकती है। एंड वेट इसका जो होता है 600 से 900 किलोग्राम तक हो सकता है। 600 टू 900 किलोग्राम तक का इसका वेट हो सकता है। ठीक है ना, शेल अनलाइक अदर टर्टल्स इट हैज रबरी लेदरी कैरापेसेस। इसका लेदरी कैरापेस होता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। डाइट इसकी प्राइमरली जेली फिश होती है, मतलब क्या ऑब्वियस बात है, कार्निवोरस हो गई, कार्निवोरस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हैबिटेट इज फाउंड इन अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, नेस्टिंग ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बीचेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ ऑल द एनिमल्स। बहुत बड़ा इसका माइग्रेटरी रूट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा कुछ थ्रेट्स हैं जो इसको लेदर बैक टर्टल को देखने को मिली है। दे आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब कि कोस्टल डेवलपमेंट के कारण, बीच इरोजन के कारण, पोल्यूशन, इन सब के कारण बहुत ज्यादा इसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। देन एक्सीडेंटल बाई कैच के रूप में कई बार क्या फिशिंग गियर्स में ये फंस जाते हैं, एक्सीडेंटली ये इनको कैच कर लिया जाता है। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेगा। मरीन पोल्यूशन इज वन ऑफ द थ्रेट, मेजर थ्रेट्स में आता है मरीन पोल्यूशन। एंड क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है। राइजिंग टेम्परेचर इज अनदर थ्रेट विच इज देयर, है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इलीगल ट्रेड एंड एग हार्वेस्टिंग,
that is another threat. Illegal trade and egg harvesting. So please make sure you remember all these points. इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए, एस्टेब्लिश किए गए हैं. देन फिशरीज मैनेजमेंट, मतलब कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस का यूज किया जाता है, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस का यूज किया जाता है इन द फिशिंग नेट्स एंड ऑल. देन कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी कि लोकल इनिशिएटिव्स के थ्रू एग पोचिंग इनकी खत्म करने की कोशिश की जाती है टू प्रोटेक्ट द नेस्टिंग साइट्स. जैसे कि इंडिया में भी अरीबाड़ा और ये भी आपको पता होगा जो ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यही है. उड़ीसा में भी बहुत सारे ऐसी मुहिमें चलाई गई हैं, ठीक है ना. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट. इसके अलावा इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट्स की हम बात करें तो साइट्स हो गया, ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि दूसरा सीएमएस यानी कि बॉर्न कन्वेंशन जो है माइग्रेटरी स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस में आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. आर्कटिक मिलिट्री बिल्ड्स अप ब्रिंग फॉरेन ट्रूप्स टू नेटो मेंबर फिनलैंड. अब यहाँ पे जो न्यूज है वो न्यूज इसलिए है क्योंकि फिनलैंड आप सबको पता है कि 31st मेंबर बन गया नेटो का, ठीक है ना. ये आपको पता होगा कि 31st मेंबर के रूप में कौन बना है, 31st मेंबर बना है आपका फिनलैंड. एंड 32nd मेंबर कौन बना है, तो स्वीडन इज द 32nd मेंबर. तो कुल मिलाकर के ये आपको पता रहना चाहिए कि 32 मेंबर है नेटो के समय, जिसमें लेटेस्ट 2 जो है, एक आपका फिनलैंड है 31st, एंड 32nd जो है वो आपका स्वीडन है. तो यू विल रिमेंबर दिस पार्ट. अब ऑब्वियस सी बात है, चूंकि नेटो मेंबर है तो अब नेटो जो कंट्रीज हैं उनकी ट्रूप्स कहां तक आ गई हैं, अब फिनलैंड तक आ गई. और फिनलैंड किसके साथ बॉर्डरिंग लगभग किसके बॉर्डर के पास क्लोज है फिनलैंड का बॉर्डर, तो रशिया के बॉर्डर के पास. तो दैट इज द इशू विच इज गोइंग ऑन. यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक चीज आपको बता दें, एक एक्सरसाइज के बारे में. तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल. यहाँ पे देखो लिखा भी है, आर्कटिक मिलिट्री बिल्डअप ब्रिंग्स फॉरेन ट्रूप्स टू नेटो मेंबर फिनलैंड. तो नेटो एक्सरसाइज, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी बात चल रही है, यह आर्कटिक फोर्ज 25. याद रखिएगा, द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज आर्कटिक फोर्ज 25 एक्सरसाइज. इट इज अ यूएस लेड एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स 900 ट्रूप्स फ्रॉम फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ठीक है ना. मेक श्योर यू रिमेंबर दैट आर्कटिक फोर्स एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज यूएस लेड एक्सरसाइज है जिसमें 900 ट्रूप्स हैं फ्रॉम फिनलैंड, यूएस एंड कनाडा. एंड द फोकस इज ऑन कॉम्बैट रेडीनेस एंड रैपिड रिस्पॉन्स. टू प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा नेटो के बारे में ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी पूछ सकता है. तो वो आपको बता देता हूँ कि नेटो का जो फॉर्मेशन है वो 1949 में हुआ था और वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है ना. वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू 32 मेंबर्स है. नेटो की ट्रीटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 5, जो कि कहता है कि अगर एक नेटो मेंबर के ऊपर अगर आप अटैक करेंगे तो दूसरे कंट्रीज जो नेटो की मेंबर है वो भी आपके अगेंस्ट अटैक करेंगे. तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल. इसके अलावा ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, आर्कटिक फोर्स 25 फरवरी को हुई है ये. इसके अलावा नदन फॉरेस्ट एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस. तो नदन फॉरेस्ट एक्सरसाइज फिनलैंड्स लार्जेस्ट आर्कटिक लैंड फोर्स ड्रिल है ये, विद नियरली 7,500 ट्रूप्स. एंड नेटो फोर्सेस में यूएस, यूके, नॉर्वे एंड स्वीडन से आई थी, ठीक है ना. इट इज ऑल्सो एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरऑपरेबिलिटी. तो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट एज वेल, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है. नेटो के बारे में मैंने आपको बता दिया, वॉशिंगटन कंसेंसस आपको बता दिया, मेंबर्स आपको बता दिए 32 हैं, जिसमें लेटेस्ट 2 मेंबर्स जो हैं उनमें से एक है फिनलैंड, सेकंड है आपका स्वीडन, ठीक है. तो दूसरे न्यूज आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं. यू कैन मूव अहेड विद मी, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे बात चल रही इंडियन पीस कीपर्स सर्व विद कमिटमेंट. यूएन का कहना है कि इंडियन जो पीस कीपर्स हैं, हालांकि इंडिया बहुत ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस में भेजता है अपनी फोर्सेस, है ना. आई थिंक दैट इज वन गुड थिंग. यहाँ पे देखो लिखा है, अभी रिसेंटली एक्चुअली समिट हुआ था विमेन इन पीस कीपिंग, ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव. ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है ना. एंड दैट वाज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द सेंटर फॉर यूएन पीस कीपिंग, विच हैज ब्रॉट टुगेदर विमेन पीस कीपर्स फ्रॉम इंडिया एंड 35 अदर कंट्रीज. तो विमेन पीस कीपर्स भी जो है उनको उनको चेरिश करने के लिए ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और
जो यूएन सेंटर है फॉर पीस कीपिंग, वो उनके द्वारा ये बनाया गया था। एंड याद रखिएगा, इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीइंग अमंग द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन, है ना। एंड एज ऑफ अक्टूबर 2024 इंडिया हैड अ टोटल ऑफ 5466 पीस कीपर्स, जिसमें से 5046 वर मिलिट्री पर्सनल, है ना, एंड मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन आफ्टर नेपाल, रवांडा एंड बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, अभी अगर हम बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटिंग नेशन है वो इंडिया है। सबसे पहले है नेपाल, देन रवांडा इज देयर, देन बांग्लादेश इज देयर एंड देन इंडिया इज देयर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वही सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू द यूएन पीस कीपिंग, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आता है पीस के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है नहीं। और हमारी कंट्री में पीस नहीं है। दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अनदर मिसफॉर्च्यून व्हिच इज देयर। यूक्रेन कैन फॉरगेट अबाउट ज्वाइनिंग नेटो ब्लॉक, सेज ट्रम्प। अब देखो, ट्रम्प ने तो दो टूक मना कर दिया प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कि अब हम झिलाएंगे नहीं आप लोग को, और क्लियरली बोलते हैं कि आप नेटो का मेंबर नहीं बन सकते भाई। आपसे दोस्ती मतलब कि रशिया से बहुत बड़ी दुश्मनी, और वो हम लेना नहीं चाहते। और आपसे दोस्ती का मतलब ये भी है कि रशिया के ऊपर अटैक हमको करना पड़ेगा, वही जो आर्टिकल 5 मैंने आपको बताया नेटो ट्रीटी का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीधे सीधे मना कर दे, ज्यादा बढ़िया है भाई। लोग बेवकूफ बना रहे थे इतनी दिनों से जेलेंस्की को। जेलेंस्की पूर्व में कॉमेडियन रह चुके हैं, तो उनके साथ थोड़ी कॉमेडी कर दी गई है। गैस बुल्स शुड बी अवेयर ऑफ कोल्स चोक होल्ड ऑन एशियाज पावर सेक्टर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। एंड यहाँ पे देखो लिखा है, गैस बुल्स शुड बी अवेयर ऑफ कोल्स चोक होल्ड ऑन एशियाज पावर सेक्टर। सबसे पहले हम एशिया के पावर सेक्टर का अगर सिनेरियो देखें, तो कोल हैज अकाउंटेड फॉर ओवर हाफ ऑफ एशियाज पावर जनरेशन फॉर ओवर द 2 डिकेड। लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो कोल हमारा लगभग 50% है ऑफ द पावर फॉर एशिया, एंड इट हैज जनरेटेड रिकॉर्ड अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ईच ऑफ द पास्ट 4 years। हर पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, तो कोल हैज जनरेटेड रिकॉर्ड अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया में, इसलिए हमारे एसटीडी सप्लाई भी है, कॉस्ट भी कम लगती है कोल पावर डेवलप करने के लिए। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि गैस बुल्स यानी गैस के लिए जो बुलिश है, उनमें गैस एक्सपेंशन में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया में अभी भी कम है, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज, कि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, स्टोरेज है, वो एशिया में कम है। गैस प्लांट्स रिक्वायर प्रेशराइज्ड टैंक्स एंड पाइपलाइंस, जो कि कॉस्ट में एडिशन कर देते हैं। देन मोस्ट एशियन पावर फर्म्स प्रेफर एक्सपैंडिंग कोल प्लांट्स ओवर गैस ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी एंड अर्जेंसी ऑफ डिमांड। तो ज्यादातर गैस की जगह हमारे एशिया में पावर फर्म्स जो है वो कोल प्लांट्स को एक्सपैंड करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी एंड द अर्जेंसी। चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना इज एक्सपैंडिंग द गैस फायर्ड पावर जनरेशन टू कर्ब द पोल्यूशन फ्रॉम कोल। ऑब्वियसली बात है, जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है, चाइना ने हमसे पहले का टारगेट ले रखा है, तो उनको जल्दी करने की जरूरत भी है, एंड उन्होंने पोल्यूशन भी बहुत बचाया है, तो वो कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है गैस सप्लाई में, जैसे कि नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड गैस सप्लाई कम फ्रॉम रशिया, ईरान एंड यूएसए, और तीनों का ही फिक्स नहीं है कि कब कौन हमारे पर सैंक्शन लगा दे, कब कौन हमसे रुष्ट हो जाए। एंड रशिया एंड ईरान तो हमेशा सैंक्शन ही फेस करते रहते हैं, तो उनका गैस ट्रेड हो नहीं पाता। यूएस ऑलरेडी डिक्टेट करता रहता है, और यूएस डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद तो और ज्यादा टैरिफ लगा दिया, कभी कभी आपको एमएसपी से हटा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इसलिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट बैरियर्स भी हैं। क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन जो है, दे आर वल्नरेबल टू सैबोटाज एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट। जैसे डिस्प्यूट हुआ, आपकी गैस पाइपलाइन ही कोई काट ले जाएगा। लो, अब जैसे नॉर्ड स्ट्रीम थी अभी जो रशिया वाली थी, वो न्यूज में थी, वहां पे भाई सप्लाई बंद कर दे तो यूरोप में खाना ही नहीं बनेगा, तो आप कैसे काम कर पाओगे। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यही इसीलिए ऑथर ने लिखा कि गैस बुल्स जो है, उनको एशिया में जो चोकहोल्ड है वो किसकी है, वो है कार्बन कोल की, तो कोल पावर प्लांट की, तो वो चोकहोल्ड के बारे में समझना चाहिए। लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे आर्टिकल एडिटोरियल पार्ट से, वो है ओपिनियन पार्ट से, दैट इज यस, दिस पार्ट इज व्हाई आर पीडब्ल्यूडीज वरीड अबाउट डीपीडीपी रूल्स। अब पीडब्ल्यूडीज का मतलब क्या है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दे आर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एंड अब जो डीपीडीपी रूल है वो कौन सा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, ठीक है ना। इसके ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं, किसके ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं। और इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या क्या ऐसी कौन सी चीज है, क्या बात है।
तो यहाँ पे बात चल रही है गार्डियन मैंडेटरी गार्डियन कंसेंट की। जो की कंसर्न है दैट इज रिगार्डिंग द मैंडेटरी गार्डियन कंसेंट। सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 जो है डीपीडीपी एक्ट का, इट क्लब्स पीडब्ल्यूडीज विद चिल्ड्रंस requiring that even adult PWDs with legal guardians must obtain their guardian consent for processing of personal data। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और इवन इफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इज एन अडल्ट इंडिविजुअल, बट अगर उसका कोई लीगल गार्डियन है तो ही मस्ट टेक द कंसेंट ऑफ दैट लीगल गार्डियन इन ऑर्डर टू प्रोसेस द पर्सनल डेटा। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देखो ये लिखा भी यहाँ पे जो सेक्शन है मैंने, देखो अब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूँ। देखो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 क्लबिंग चिल्ड्रन विद पीडब्ल्यूडी, आपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बच्चों के साथ क्लब करके रखा हुआ है। इट हैज मैंडेटेड दैट इवन इन केस ऑफ एडल्ट पीडब्ल्यूडीज हु हैव लीगल गार्डियन कंसेंट फॉर यूज ऑफ एनी पर्सनल डेटा मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गार्डियन कंसेंट। मतलब कि अगर उनको खुद का पर्सनल डेटा भी यूज करना है तो भी उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। अब आप ये देखो कहाँ की ये बुद्धिमत्ता है। आई डोंट थिंक इट इज वेरी गुड। ठीक है ना। While the government officials have said that the draft rules have tried to address the issue by limiting the number of disabilities and the provision would apply to activists and experts, maintain that there remain significant challenge in its implementation। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने बहुत कम डिसेबिलिटीज को इसमें रखा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कितना भी कम कंसर्न हो लेकिन कंसर्न तो रहेगा ही, बिकॉज दिस अंडरमाइंस द ऑटोनॉमी ऑफ पीडब्ल्यूडीज। पर्संस विद डिसेबिलिटीज की ऑटोनॉमी के साथ ये छेड़खानी है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन गार्डियनशिप डेफिनेशन भी है। द एक्ट डिफाइंस लॉफुल गार्डियन विद इन द मीनिंग ऑफ डेटा प्रिंसिपल विच मीन्स दैट गार्डियन हैज अथॉरिटी ओवर पीडब्ल्यूडीज पर्सनल डेटा डिसीजन। अब आप देखो डेटा प्रिंसिपल के रूप में गार्डियन काम करेगा, मतलब कि उसकी पूरी की पूरी जो पर्सनल डेटा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो कौन हैंडल करेगा? वो डेटा प्रिंसिपल, उसका लॉफुल गार्डियन ही हैंडल करेगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रूल्स ये भी क्लियरली नहीं बताते हैं कि किस तरीके से कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ दैट गार्डियन। गार्डियन से कंसेंट किस तरीके से लेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। जैसे कि चिल्ड्रन के केस में तो डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में नहीं दिए गए हैं, है ना। और लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज को। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा दिस लॉ इज इन कंफ्लिक्ट विद यूएनसीआरपीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज से कंफ्लिक्टिंग है। क्यों? बिकॉज जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो कहता है कि बेसिकली डिजिटल डिसीजंस लीगल गार्डियन नहीं बना सकता है, नहीं ले सकता है। डिजिटल डिसीजंस शुड नॉट बी टेकन बाय the legal guardian, and this contradicts UNCRPD because UNCRPD advocates full autonomy and independence of the person with disability। तो ये भी एक important चीज है, ये full autonomy की बात करता है UNCRPD। so that is the thing which is important। I hope you got clarity regarding that as well। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के बारे में था ऑफ द एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अगला आर्टिकल है अली बैकवर्ड फॉर मैटरनिटी इंटाइटलमेंट। नाउ दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स है बहुत कम होते जा रहा है। अब देखो जो है वो भी काफी नहीं है। दिस इज व्हाट जीन ड्रेज का आर्टिकल है। देखो जीन ड्रेज का नाम मैं देखता हूं तो मैं आर्टिकल पढ़ लेता हूं, अदरवाइज कई लोग छोड़ भी देते हैं ऐसे आर्टिकल, बट व्हेन आई सी अ जीन ड्रेज नेम देयर आई जस्ट start reading the article because he is a good writer, but okay anyhow। फोकसिंग ऑन द फेलियर्स ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये आर्टिकल जो एक्चुअली में डिक्लाइनिंग एंटाइटलमेंट्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स क्यों लिखा है? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अभी मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था ना, वो आपका संबल और सामर्थ्य स्कीम, सामर्थ्य के अंतर्गत आपका वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर मातृ वंदना योजना था। तो यहाँ पे ऑथर ने वही बताया कि क्या इश्यूज है मैटरनिटी बेनिफिट्स इंडिया में। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसमें कहा गया है कि ऑल द प्रेग्नेंट एक्सपर्ट एक्सेप्ट इन द फॉर्मल सेक्टर एंटाइटलमेंट फॉर 6,000 रुपीज पर चाइल्ड, बट वो अभी भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट मेजर इशू जो कि ऑथर ने यहाँ डिस्कस किया है।
दूसरा ऑथर ने कहा है कि द अमाउंट अभी होनी चाहिए थी लगभग 12,000। क्यों? बिकॉज द अमाउंट शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, बट दैट हैज नॉट बीन डन, है ना। 12,000 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी इन्फ्लेशन से एडजस्ट ही नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिट्स ओनली टू वन चाइल्ड पर फैमिली, केवल एक चाइल्ड तक ही बेनिफिट मिलता है मातृ वंदना योजना के अकॉर्डिंग, तो ये भी ऑथर ने का इशू है ना। एंड लेटर इसको रिवाइज किया गया था कि अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो उसको दिया जाएगा, बट दैट वायलेट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना। तो दैट इज व्हाट ऑथर सेज कि यहाँ पे देखो ये कौन सी कंडीशन है कि दूसरी अगर गर्ल चाइल्ड है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। भाई ठीक है, आपको बेनिफिट तो हर केस में देना चाहिए। देन शार्प डिक्लाइन इन कवरेज एंड फंडिंग, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो कवरेज था वो पीक था 19-20 में 36% के आसपास, बट अब क्रैश करके 23-24 तक 9% रह गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द कवरेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। इसके अलावा एक्सक्लूजनरी इंप्लीमेंटेशन एंड डिजिटल बैरियर, जैसे कि आधार बेस्ड पेमेंट्स हो रही हैं तो अननेसेसरी हर्डल क्रिएट हो जा रहा है। लोग, भाई आधार नहीं है हर आदमी के पास तो क्या करें। इसके अलावा कंपैरिजन विद स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स की बात करें तो इससे अच्छा तो तमिलनाडु ऑफर करता है 18,000 रुपए, जिसने ने प्रॉमिस भी किया कि 24,000 तक बढ़ा देंगे। उड़ीसा ने कहा है 10,000 पर चाइल्ड देंगे एंड इसको डबल कर दिया। इन कंट्रास्ट पीएम एम वाई जो बेनिफिट्स हैं इट हैज रिमेन अनचेंज, और दूसरा पुअरली इंप्लीमेंटेड भी है, कवरिंग लेस देन 10% ऑफ ऑल द वर्क नेशनली, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। वहीं तमिलनाडु ने 84% कवरेज अचीव कर लिया है। तो अब आप भाई अब देखो, फ्लॉप शो है कुल मिलाकर के। जीन ट्रेज का कहना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ फ्लॉप शो। बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल था यार, देखो बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। अगर आपकी इसकी कुछ चीजें समझे तो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। रिफॉर्म्स नीडेड की बात की गई, ऑथर ने कहा कि एक्सपैंड द कवरेज बियॉन्ड द फर्स्ट चाइल्ड। सबसे पहली बात तो कंडीशन हटा दो कि बच्ची होगी तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप कंडीशन अनकंडीशनल आप उसको बेनिफिट ट्रांसफर करो सेकंड चाइल्ड के लिए भी। दूसरा ऑथर ने कहा इंक्रीज द अमाउंट एंड इंडेक्स इट टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके आप अमाउंट दो। एंड रिमूव द ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल, जो ये डिसबर्समेंट में प्रॉब्लम हो रही है, आधार बेस्ड ये सब करती हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, आप चीज अच्छा करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन आप उसको वो मत करो, मतलब कि प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दिस वाज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।